ए ट्रेवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड है 2a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है किसका, स्टैंड। तुम दिमाग में पिक्चर बना पा रहे हो जब मैं बोल रहा हूँ? दिमाग में तस्वीर बननी चाहिए कि जब ये हम कल बनाते थे तो दो मैक्सिमा मिलके बड़ा मैक्सिमा बन गया था, ये छोटा मैक्सिमा बन गया था, मतलब ये उल्टा मैक्सिमा। यहाँ पे आप कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और ये ऊर्जा इसी में ऑसिलेट कर रही है। दो नोड्स के बीच में ऊर्जा फंस गई है और वो ऑसिलेट कर रही है, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। ऊर्जा ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, इसी में ऑसिलेट कर रही है। नोड का एम्पलीट्यूड 0 है, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड 2a है, बाकी सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 0 से 2a के बीच में है। यहाँ से x दूरी पे अगर मुझे इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड चाहिए तो मुझे ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, अगर नोड से बात कर रहा हूँ तो। अगर एंटी नोड से x दूरी पे चाहिए तो फिर ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो उस पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसा हुआ तो ये तो वेव का इक्वेशन कब कैसा होता है, और ये उस इक्वेशन के टर्म्स। इसमें भी आप अगर वेलोसिटी जानना चाहिए, अगर y क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कब, एट एनी टाइम t। अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी मिले तो dy/dt करके क्या दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा बताइए, d2y/dt²। ये चीज़ें हैं। पार्टिकल तो SHM कर रहा है, पहले भी करता था, अभी भी करता था। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग वेव एंड ट्रेवलिंग वेव इज दैट इन केस ऑफ सिमिलरिटी क्या है, पार्टिकल वहाँ भी SHM करता था, यहाँ भी करता है। वहाँ सारे करते थे, यहाँ कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सबका एम्पलीट्यूड सेम होता था, एक ना एक दिन किसी का मैक्सिमा आना ही है। यहाँ पे सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, दे हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। वहाँ एनर्जी ट्रैवल करती थी एक लूप से दूसरे लूप में, यहाँ सॉरी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। यहाँ पे एनर्जी ट्रैवल करने का कोई उपाय ही नहीं, ये ऊर्जा इसी में बाउंडेड एनर्जी है। और वहाँ पे फेज डिफरेंस के लिए क्या लगाते थे, डेल्टा फाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, जबकि यहाँ पे या तो 0 होगा या तो पाई होगा। इफ़ दे आर इन द सेम लूप देन डेल्टा फाई विल बी 0, इफ दे आर इन डिफरेंट लूप्स देन डेल्टा फाई विल बी पाई। ये क्लियर बात। इक्वेशन लिखना सिखाए, ज़्यादा टाइम इसीलिए लगाए ताकि अगर आपको ये चीज़ें भूल भी जाएं 2 महीने बाद तो आप रिकॉल कर सकिए, सोच सकिए। ओके, प्लांट करने में लगता है, पेंटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैं पढ़ा देता तुम भूल भी जाते, ठीक है। कल एक बात समझ में आई कि जो कंपोनेंट वेव्स निकालने हैं उनके कंपोनेंट वेव्स कैसे निकालेंगे। जैसे साइन A प्लस साइन B, इसका फॉर्मूला, ठीक है, क्या होगा, कहाँ गई, हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नहीं पता। 2 साइन A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस B। फार्मूले याद कर लिया करिए, अगर एक लेक्चर के पीछे में इतना टाइम लगा रहे हैं तो प्लीज कर लीजिए उसको, चीज़ें होती हैं, ठीक है। या तो अपने ही दिल में भरोसा नहीं कि चीज़ें होती हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो खैर बैठिए। अगर आपको खुद भरोसा नहीं है कि नहीं होती है तो कोई बात ही नहीं है। कॉस A प्लस कॉस B कितना होता है, 2 कॉस, इसी तरह कॉस A माइनस कॉस B आप लिख लेंगे, ठीक है। मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ कि अगर मुझे कह दे कि मान लीजिए, अच्छा मैं लिख देता हूँ, cos C प्लस cos D इज इक्वल
c minus d by 2 and sin c, sorry, cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2, ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे कहता है, कोई वेव दे देता है, मान लीजिए अगर मुझे कहता है कि एक वेव ऐसी है 2a sin kx sin ओमेगा t, एक वेव ऐसी है 2a cos kx cos ओमेगा t, एक वेव ऐसी है 2a sin kx cos ओमेगा t, एक वेव ऐसी है 2a cos kx sin ओमेगा t। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जो इन चारों वेव का कंपोनेंट वेव लिख सकते हैं? कितने लोग ईमानदारी से? तुम लिख लोगी? श्योर लिख लोगी? ठीक है बेटा। और तुम नहीं लिख पाओगी? हमको तो नहीं भरोसा लगा। हाँ, जिन दो ट्रैवलिंग वेव से मिलकर ये बनी है उन वेव्स का इक्वेशन लिख लोगी? कैसे? वो तो आप उसका एक्सप्लेनेशन बता रही हैं कि नोड ओरिजिन पे लिया गया और t बराबर 0 पे मीन पोजीशन पे था। मैं कह रहा हूं कि किन दो से मिलके बनी हुई है उनका इक्वेशन। हाँ हाँ, कंपोनेंट वेव का इक्वेशन। ये किससे मिलके बनी है? बता लोगी? नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? फिर तो मैं अकेला ही बोल रहा हूं, अकेला ही पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, कैसे होगा? अच्छा, इसमें किसमें कौन सा ये फार्मूले चारों हमें पता रहे और चार तरह के वेव होती है और चार तरह के फार्मूले मेरे पास है, तो किसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप ये बताइए। हाँ बताओ, किसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए लास्ट वाला, इसके लिए यूज करेंगे, ठीक बात है। और इसके लिए थर्ड वाला। गुड, अच्छा तो है, समझ तो रही हो। इसके लिए और इसके लिए भी फर्स्ट। मैं कह रहा हूं कि दूसरे चक्कर में ही नहीं पड़ी, बात एक ही है, साइन कास साइन कास। तो ऐसे जब साइन कास होना तो हम चक्कर में ही ना पड़े कि कौन वाला यूज करें, पहली बात है कि नहीं। अगर साइन कास है तो साइन इंटू कास, साइन इंटू कास, भाई अब एक वाला, ये दोनों बात एक ही है। अगर आना होगा तो अपने से माइनस आ जाएगा, वो बात समझ में आई? आना होगा तो अपने से माइनस आ जाएगा। तो अगर साइन साइन होता है तो ये वाला यूज कीजिए, अगर कास कास होता है तब ये वाला यूज कीजिए, और अगर साइन कास या कास साइन है तो सिर्फ पहला वाला यूज कीजिए। ठीक है, अब तुम बताओ, ये यूज करना है तुमको। c प्लस डी बाई 2 की जगह यहां पे क्या है बोलो? kx है, तो क्या लिखे? c प्लस डी बाई 2 की जगह यहां पे क्या है? kx है, तो मतलब क्या लिखे? c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख दे? kx। मैं लिखता हूं c प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू kx लिख दिया। और बताओ क्या है? इसकी जगह क्या है? ओमेगा टी। तो d माइनस सी, हाँ कैसे कैसे क्या कर देंगे? हाँ अच्छा, दोनों को जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा? 2d इज इक्वल टू कितना? 2kx प्लस 2 ओमेगा टी। 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? kx प्लस ओमेगा टी। d इतना आ गया। अब d को इसमें रखो तो c कितना पा जाओगे? kx माइनस ओमेगा टी। बस खत्म बात। ये c और d मिल गया हमको, है कि नहीं? अब यहाँ रख दो, क्या वेव्स थी दो? तो दो कौन सी वेव? c और d की वैल्यू मिल गई ना। दो वेव्स तुम्हारे पास कौन कौन सी मिल गई? cos c माइनस cos t का फार्मूला था नहीं?
cos c माइनस cos b, तो c की जगह क्या रखोगे बोलो? हाँ, cos kx माइनस ओमेगा t, एक वेव मिल गई, प्लस दूसरी वाली वेव क्या है? माइनस है, माइनस के साथ y1 प्लस y2 लिखते हैं। दूसरी वेव कौन होगी? माइनस ऑफ cos ऑफ क्या? kx प्लस ओमेगा t। हाँ बैठो, मन में तुम दूसरा ही पुआ पकाते रहते हो। तो पहली वेव कौन सी हो गई इसकी? a cos kx माइनस ओमेगा t, और दूसरी वेव कौन सी हो गई? माइनस a cos। मुझे लगता है अब आसान हो गया होगा, अब तो दिमाग नहीं लगाना जा रहा। ठीक है, अब तो आसान है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। खिड़कियां खोल दो भाई ताकि रोशनी है। तो चार तुम लोग ऐसा गुफा में बैठोगे कोई पकड़ ना दे। ये तो कल तुम लिखे थे, ये तो मत लिखना। ये लिखोगे क्या ऐसे? ये लिखोगे? कल लिखे थे ना, ये भी कल लिखे थे, लेकिन ये कनेक्शन कैसे कब क्या यूज करेंगे? ये खिड़कियां खोल दो भाई ताकि रोशनी आ सके। रोशनी आई, रोशनी जी बैठी और अंधेरा ही सब कलयुग के कारण हो रहा है। को अगर मुझसे फायदा लेना है तो आप मुझसे कहिए कि आप पर डे टेस्ट लीजिए, बल्कि मैं रहूं ना रहूं पर डे 1 घंटे का आप टेस्ट लीजिए। ठीक है कि नहीं? पर डे, और रैंडम कुछ भी, वेव्स हुआ, ऑप्टिक्स हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, पटेल सर जो पढ़ा। ठीक है, पुराना कुछ मैं पूछता हूं। ठीक है, कुछ मैं पुराना पूछता हूं। चलिए ये बताइए साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? लिक्विड में कि सॉलिड में कि गैस में? सॉलिड में। तो साउंड जो है, अगर मैं कहता हूं कि साउंड जो है वो कैसा मीडियम है, सॉलिड जो है वो कैसा मीडियम है साउंड के लिए? करेक्ट। तो साउंड के लिए फॉर साउंड सॉलिड इज रेयरर एंड फॉर लाइट सॉलिड इज डेंसर। किसके तुलना में? वाटर या गैस की तुलना में। ठीक है कि नहीं? ओके। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको मैंने बात की थी पिछली बार कि जब भी एक वेव दूसरे मीडियम से जाती है, अगर वो ऐसे चली जाती है तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ये क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में कोई डेविएशन नहीं होता है। और अगर वो ऐसे आती है और वो बेंड हो जाती है या दूर चली जाती है, देन दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। और अगर वो ऐसे आती है और वो टकरा के लौट जाती है, देन दिट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मैंने फेज के संबंध में कुछ बातें कही थी, ठीक है। वो क्या था? हाँ तो भी बता दो। हाँ, ट्रांसमिशन के केस में और रिफ्रैक्शन के केस में, दोनों केस में नो चेंज इन फेज। फेज में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक बात है। और रिफ्लेक्शन के क्या केसेस बनते हैं? दो केस बनते हैं। अगर ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो कैसे बाउंड्री से टकरा के लौटा है? रेयरर बाउंड्री से टकरा के लौटा है, ठीक है। और अगर ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो कैसे बाउंड्री से टकरा के लौटा है? ऐसे बाउंड्री से। किस केस में फेज चेंज होगा? मतलब फर्स्ट में कि सेकेंड में? सेकेंड में। मीन्स व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड बाय फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, ओके। तो फाई अगर ये है तो ये फाई ही रह जाएगा, और ये अगर फाई है तो कितना हो जाएगा? फाई प्लस पाई हो जाएगा। फेज चेंजेस बाय पाई ओनली व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। या तो ट्रांसमिशन हो, या तो रिफ्रैक्शन हो, या तो रेयरर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो, फेज नहीं बदलेगा। फेज कब बदलेगा?
जब डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि साउंड के लिए सॉलिड कैसा मीडियम है, रेयरर, तो साउंड वेव आती है तो इसका फेज अगर फाई है तो इसका क्या रह जाएगा, फाई ही रह जाएगा। जबकि उसी सॉलिड पे अगर क्या गिरेगा, लाइट गिरेगी। आपको पता है वेव ऑप्टिक्स और इंटर सुपरपोजिशन चैप्टर दोनों एक ही है, एक रत्ती फर्क नहीं है, दोनों के न्यूमेरिकल्स भी मैं साथ में ही कराऊंगा, ठीक है। ये लाइट ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि जनरेटर से नहीं चलेगा ये। अगर यहाँ पे आपने क्या किया, लाइट गिराया, तो लाइट के लिए सॉलिड कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम से टकराने के बाद फेज क्या हो जाएगा, पहले फाई था तो बाद में कितना हो जाएगा, फाई प्लस पाई हो। ये आप लिख चुके हैं पहले का, ठीक है। फिर आपने कहा था कि हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को साउंड में देख लिए, लाइट में देख लिए, फिर किस में देखे थे हम लोग, स्ट्रिंग में देखे थे। स्ट्रिंग में क्या देखे थे कि अगर ये रेयरर डेंसर बाउंड्री से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है ऐसे, तो इसका फेज तो नहीं बदलेगा, इसका जो लौट के आएगा उसका बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा, अच्छी बात है, नहीं बदलेगा। जाने वाली वेव ट्रांसमिट हो गई उसका तो नहीं बदला, जो रेयरर से लौट के आया है उसका बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। और जो यहां पे है, यहां पे है, सॉरी, जो ऐसी वेव है, ऐसी वेव तो ट्रांसमिट हो गई, इसका तो नहीं बदला, और ये डेंसर से टकरा के लौटी है इसलिए क्या हो जाएगी, ये उल्टा वेव हो जाएगी। ये बात समझ में, मैं आपसे इक्वेशन की भाषा में बात कर सकता हूं। अगर ये वेव नंबर 1 है, ये वेव नंबर, इसे मैं इंसिडेंट वेव बोलता हूं, और ये ट्रांसमिटेड वेव है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव है। 3 तरह की वेव है। मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस इधर और वाई एक्सिस इधर, ठीक है। मैं तीनों के इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है। अगर मैं इंसिडेंट वेव का इक्वेशन लिखता हूं, वाई इंसिडेंट इज इक्वल टू इसका एम्पलीट्यूड ए इंसिडेंट इंटू साइन ऑफ क्या लिखूं, k1x माइनस ओमेगा टी। क्या ये सही है? इसका एम्पलीट्यूड ए आई किधर जा रहा है, प्लस एक्स में, और इसका इतना हो गया। दूसरा, अगर मैं ट्रांसमिटेड वेव के लिए लिखता हूं तो y ट्रांसमिटेड इज a ट्रांसमिटेड इनटू, फेज तो नहीं बदला, साइन ऑफ कितना, मीडियम चेंज करने पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, मतलब ओमेगा वही रहता है, लेकिन वेवलेंथ बदल जाती है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 हो जाता है। और चूंकि k इज एंगुलर वेव नंबर, k भी बदल जाएगा, तो k भी क्या हो जाएगा, k1 से k2 हो जाएगा, और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, v1 से v2 हो जाएगी। यानी सिर्फ कौन नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ k v1 सब कुछ बदल जाता है। तो जब आप इसमें से इसमें जाएंगे, एम्पलीट्यूड तो 80 हो गया। ऊर्जा की दृष्टि से देखिए, कुछ एनर्जी गिरी, कुछ ट्रांसमिट हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, और एम्पलीट्यूड जो है एनर्जी के टर्म्स में ही हम सोचते हैं उसको, ठीक है। तो 80 साइन कितना हो जाएगा, k2x माइनस ओमेगा टी। क्या ओमेगा बदला उस मीडियम में, क्या बदला, k1 k2 बदला। रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी, y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू a रिफ्लेक्टेड इंटू कितना, माइनस ऑफ a रिफ्लेक्टेड इंटू कितना, cos की साइन, cos ऑफ क्या, क्या वेवलेंथ बदला, वेवलेंथ बदला क्या, उसी मीडियम में रह गया ना, मीडियम तो वही रह गया, तो क्या k1 वही रखेंगे, दूसरा k1 वही रखेंगे, k1x, और ये किधर जा रही है लेकिन माइनस की ओर, तो क्या लिख देंगे, प्लस ओमेगा टी। ये बात समझ में आई है कि नहीं, तो गलत समझ में आई। cos क्यों हो जाएगा यहाँ पे, फेज बदला क्या, नहीं होगा, और माइनस क्यों हो जाएगा, अपने मन से माइनस cos ये वो, अरे यार k1 तो k1 ही रहेगा, और ये अपोजिट में जा रहा है, माइनस एक्स में जा रहा है, तो यहाँ क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। तो ये हो गए इक्वेशंस, बात समझ में आई। इस मीडियम से उस मीडियम में जाने पे k1, इसका k1 सेम रहा, इसका k अलग हो गया, तीनों का ओमेगा सेम रहा, ये प्लस एक्स में जा रहा है और ये माइनस एक्स में जा रहा है। अब सवाल ये है कि इन तीनों के बीच क्या संबंध होगा, A ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 2v2 बाई v1 प्लस v2 इंटू AI, ठीक है। A रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई v2 प्लस v1 इंटू AI। ये रिलेशन है तीनों के, पहले भी बता चुके हैं, नहीं बताएं, कोई नहीं, ये रिलेशन है AT और AR में और AI में, बात समझ में आई,
ठीक है, यहां भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, लिख लेंगे, ठीक है, मैं लिख दूं, हो जाएगा काम। चलिए अब मैं बात करता हूं तीसरा केस, इसका अपने से आप लिख लीजिएगा, ठीक ना, अपने से लिख जरूर लीजिएगा। तीसरा नेक्स्ट केस, यानी हम लोग साउंड की बात किए, लाइट की बात किए, स्ट्रिंग की बात किए, मैं ऑर्गन पाइप की बात करता हूं, ठीक है, ऑर्गन पाइप की। ये तो आप पहले के लिखे होंगे, एक बार लिखे हैं ना, देखिए ऐसा हुआ, देख लीजिए, लिखिए नहीं। ऑर्गन पाइप में क्या होता है, ऑर्गन पाइप में हम करते क्या है कि यहां के जो पार्टिकल्स है, ऐसे पार्टिकल्स है, यहां कैसी वेव पैदा होती है, ऑर्गन पाइप के अंदर क्या है, गैस, कैसी वेव पैदा होगी, लॉन्गिट्यूडिनल। तो वेव तो ऐसे, पार्टिकल्स तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे। यहां का पार्टिकल वाइब्रेट कर पाने में समर्थ नहीं है, ठीक है, वो कैपेबल नहीं है कि वाइब्रेट, कहां जाएगा, उधर नहीं जाएगा ना, उधर नहीं जाएगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे पार्टिकल्स आर क्या, नॉट फ्री टू मूव, फ्री टू ऑसिलेट। यहां जगह है क्या आगे, दे आर नॉट फ्री टू ऑसिलेट, और यहां पार्टिकल्स आर, बोलो, फ्री टू ऑसिलेट, पार्टिकल्स आर फ्री टू ऑसिलेट। दो तरह की एयर है, एक एयर तो जो बाहर है और एक एयर जो भीतर है, बाउंडेड एयर और एक फ्री एयर। बाहर का प्रेशर हमेशा कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, ठीक है। आपने क्या किया, ये तो बिल्कुल सामान्य हालत में था ऐसा, ठीक है, यहां पे भाषा थोड़ी हम बदल दें, दे आर फ्री टू ऑसिलेट और दे आर नॉट फ्री टू ऑसिलेट, ठीक है। जहां ऑसिलेशन की स्वतंत्रता नहीं होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से कैसा पॉइंट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। जबकि दे आर फ्री टू ऑसिलेट, तो यहां क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। मतलब आप बात समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें ज़्यादा और प्रिसाइज होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग से हटके साउंड वेव पे आ गए, और साउंड वेव गैस में होगी। हम यहाँ तीन तरह की वेव डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव। तीन तरह की वेव डिफाइन करेंगे। तो जब अब हमें नोड, यहाँ तो नोड बोल देते तो चल जाता स्ट्रिंग पे, क्योंकि वहाँ एक ही वेव होती है, डिस्प्लेसमेंट वेव। यहाँ आपको नोड बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर पूछ सकता है कौन सी नोड, डिस्प्लेसमेंट नोड की, प्रेशर नोड की, डेंसिटी नोड। तो आपको वहां बोलना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट नोड, यानी आप डिस्प्लेसमेंट वेव के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि दे आर फ्री टू ऑसिलेट। दूसरी बात कि यहां बाहर कैसी एयर रखी है, फ्री एयर है, जिसका प्रेशर हमेशा क्या होगा, पी नॉट होगा। तो इस पॉइंट पे डेल्टा पी कितना होगा, 0 होगा। बिकॉज क्या, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी इज पी नॉट। जो पी मैक्स होगा वही पी मिन होगा, और वही क्या होगा, पी नॉट होगा। यहां तो प्रेशर बदलेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और यहां क्या बोलिएगा आप, यहां पे कंप्रेशन पहुंचेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर कुछ है नहीं, एटमॉस्फेयर है नहीं। तो यहां पी मैक्स कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, और पी मिन कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट, ऐसा हो जाएगा। हम ये बोलेंगे यहां पे नो चेंज इन क्या है, नो चेंज इन प्रेशर है। यहां तो प्रेशर बदला नहीं, और यहां क्या हुआ, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, यहां पे मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो जब भी जब चेंज हो ही ना, जब चेंज की स्वतंत्रता ना हो तो वो नोड कहलाता है। तो यहां प्रेशर के चेंज की स्वतंत्रता नहीं है, मतलब यहां पे क्या बन गया, बताइए, प्रेशर का नोड बन गया। और यहां पे मैक्सिमम स्वतंत्रता है चेंज की, तो यहां पे क्या बन जाएगा, प्रेशर का एंटी नोड। और आपको उस दिन मैंने बताया भी था कि डिस्प्लेसमेंट वेव क्या होती है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और
जो प्रेशर वेव होती है डेल्टा पी इज इक्वल टू बी ए के बाई कितना, बी ए के इंटू कितना, कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और डेंसिटी वेव वॉज इक्वल टू बी ए के बाई वी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड डेंसिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो तीन तरह की वेव हमने डिफाइन की थी, किसके लिए? साउंड वेव के लिए, डेंसिटी वेव, प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव। ठीक है, यहाँ प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव दोनों सेम फेज में है, कॉस कॉस, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव दोनों पाई बाई 2 के फर्क में है। जहाँ इसका नोड बनेगा वहाँ इसका एंटी नोड बनेगा, इसीलिए जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बना वहाँ पे प्रेशर का, जहाँ पे, यहाँ क्या बनेगा, जहाँ डिस्प्लेसमेंट का नोड बना वहाँ प्रेशर का क्या बना, एंटी नोड बना। जहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बना वहाँ प्रेशर का क्या बन गया, नोड बन गया। अब आपको दिख रही चीज़ें आर्गन पाइप में। क्या आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने जो इक्वेशन लिखा था y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ के एक्स कॉस ओमेगा टी, जैसा भी, ये कैसी वेव है, स्टैंडिंग की ट्रेवलिंग? स्टैंडिंग। ट्रेवलिंग वेव कैसी होती है? फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी होती है। टेबल आप भर लिए होंगे मुझे लगता है, हो भी गया होगा सारा। ट्रेवलिंग वेव फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी होती है, जबकि स्टैंडिंग वेव फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ टी होती है, और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या मैं ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए लिख सकता हूँ? नहीं, ये मैं प्रेशर वेव के लिए भी लिख सकता हूँ। डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी एम, या 2 हटा दीजिए, डेल्टा पी मैक्सिमम जो हो सकता है, यहाँ तो हम 2a लिखते थे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसी को मैं डेल्टा पी एम लिख देता हूँ। ठीक है, इंटू साइन के एक्स साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, जो भी। मैं इसके करेस्पॉन्डिंग नहीं लिख रहा हूँ, करेस्पॉन्डिंग नहीं लिख रहा हूँ। अगर करेस्पॉन्डिंग लिखूंगा तब तो जहाँ साइन के एक्स है वहाँ क्या होना पड़ेगा, वहाँ कॉस के एक्स होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच फर्क क्या होगा। आप यहाँ पे क्या निकालते थे, एक्स दूरी पे एम्पलीट्यूड, और ये एक्स दूरी पे क्या निकलेगा, प्रेशर में चेंज। IIT-JEE में बड़ा क्वेश्चन आया और सिंपल, मुश्किल से 3-4 लाइन का। लोग पहली बार ये इक्वेशन देख रहे थे, लोग सोचते थे कि हमेशा तो आदत इसकी है, और y की जगह उठा के डेल्टा पी दे दिया, 2a की जगह उठा के डेल्टा पी एम दे दिया। बात समझ में आई? और पूछा कि नोड से यहाँ से x दूरी पे, अब आप मेरी बात समझिए, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ इक्वेशन, यहाँ से लिखता हूँ इक्वेशन, यहाँ तो क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट का नोड। यहाँ से इक्वेशन लिखता हूँ, अगर मैं ओपन एंड को ओरिजिन मान लेता हूँ, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का वो एंटी नोड है, तो y इज इक्वल टू 2a cos के x लिखना पड़ेगा, इंटू साइन ओमेगा टी या cos ओमेगा टी, कुछ भी लिख लीजिए, साइन या cos कुछ भी ओमेगा टी। जबकि अगर आप प्रेशर की भाषा में लिखिएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए तो नोड है, सॉरी एंटी नोड है, लेकिन प्रेशर के लिए क्या है, नोड है। तो प्रेशर के लिए आप क्या लिखिएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी एम इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर का क्या है, ये प्रेशर का नोड है, प्रेशर का क्या है, ये प्रेशर का नोड है, क्योंकि प्रेशर यहाँ चेंज ही नहीं कर सकते, चेंज की फ्रीडम नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर का नोड है, तो डेल्टा पी एम इंटू क्या, साइन के एक्स लिखेंगे, आगे जो भी साइन या कॉस लिखना हो ओमेगा टी, वो तो डिपेंड करेगा टाइम के ओरिजिन पे। हम स्पेस के ओरिजिन की बात